Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to continue our topic air conditioning। इस टॉपिक को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने एयर कंडीशनिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए, और हमने उसके बाद हमने कवर किया था कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या क्या बेसिकली फैक्टर्स होते हैं। इसी चीज़ के साथ हमने वो पिछले टॉपिक्स को फिनिश किया था। अभी इस पार्ट में हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब our YouTube channel and share this video to get more information about mining. So let us start. So इस टॉपिक में हम लोग पहले कंपोनेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और फिर उसके बाद हम इन्हीं कंपोनेंट्स को कैसे, एक ये हमारे सामने एक स्कीमेटिक डायग्राम है एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में 3 पार्ट्स क्या क्या होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा, फर्स्ट इज आवर रेफ्रिजरेंट हम बोल सकते हैं रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन सिस्टम। दूसरा होता है हमारा ब्राइन सर्कुलेशन सिस्टम, CS मतलब सर्कुलेशन सिस्टम, और तीसरा होता है हमारा कूलेंट सर्कुलेशन सिस्टम। ये 3 पार्ट होती है बेसिकली। तो ये हम इन तीनों पार्टों को, इन 3 पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ये चीज़ पूरा वर्क करता है, एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो चीज़ हमें प्रोवाइड करने चाहती है उसका फुल प्रोसेस क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली इसमें जैसे कि फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, हम अभी एक पॉइंटर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या है कि पहले हम रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन सिस्टम को समझते हैं। तो रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि हम मान सकते हैं अमोनिया गैस। रेफ्रिजरेंट को हम लिखते हैं हम अमोनिया गैस। अमोनिया गैस मान लीजिए जो कि एक रेफ्रिजरेंट है। ये जो अमोनिया गैस है इसको हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके, जैसे कंप्रेस करते हैं कैसे, बाय कंप्रेशर। और इसको कंप्रेस करने के बाद इससे कंप्रेशन के वजह से क्या होता है कि एक हाई टेम्परेचर और एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है उसके ऊपर, और ये जो यहाँ से जो इस कंप्रेसर से फिर वो जो एयर है, वो जो कंप्रेस्ड अमोनिया गैस है, वो जाता है हमारा ऑयल सेपरेटर में। ऑयल सेपरेटर में क्या होता है कि जैसे कि हमारे कंप्रेसर में अगर कुछ ऑयल मतलब कुछ ऑयल अगर उसके साथ चला गया, तो उस टाइम पे वो चीज़ जो है वो ऑयल सेपरेटर में अलग हो जाएगी, और फिर इस ऑयल सेपरेटर से जो ऑयल फ्री गैस है वो हमारा वहाँ से जाएगा हमारे कंडेंसर पार्ट में। कंडेंसर पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन का बेसिक मतलब क्या होता है। कंडेंसेशन का बेसिक मतलब होता है कि कुछ भी गैसियस से लिक्विफाइड कर, जो कि नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट में होता है। कंडेंसेशन मतलब कि हमारे बादल बनते हैं, फिर उसके बाद उससे पानी गिरता है। तो वैसा ही काइंड ऑफ यहाँ पे भी है कि इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो गैस है वो लिक्विफाइड हो जाता है, या फिर हम उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन हो जाता है। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये गैस कंडेंसर में जाता है, तो बिकॉज ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर, ये जहाँ पे आप सेंटर में देख रहे हैं ये गैसेस है, यहाँ से इस पार्ट से वो गैस पास होता है, और उसके सराउंडिंग में यहाँ पे इस वाटर पंप के थ्रू वाटर सर्कुलेट होता है। इस वाटर सर्कुलेशन से जो ये अमोनिया गैस है जो कंप्रेस था, जिसके वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया था, वो टेम्परेचर कूल डाउन होके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में पहुंच जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में पहुंचने के वजह से इसमें जो बहुत सारे, जो भी मोस्ट ऑफ द गैसियस पार्ट थी वो लिक्विफाइड हो जाती है, और फिर उसके बाद वो जो चीज़ है वो जाती है हमारे फ्लोट रेगुलेटर में। और जैसे ही फ्लोट रेगुलेटर में जाती है, फ्लोट रेगुलेटर में जाने के टाइम फ्लोट रेगुलेटर से जब पास करता है, और वो पास करके एक नीडल वाल्व होता है, जो इस वाल्व को आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एक नीडल वाल्व। नीडल वाल्व से जैसे ही पास आउट होता है, उसमें एक सडन एक्सपेंशन होता है गैस का। जो हमारे यहाँ पे गैस है, लिक्विफिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा लिक्विफाइड हो जाता है और कुछ गैसेस हो जाते हैं। तो वही चीज़, जब ये चीज़ हमारी पास होती है फ्लोट रेगुलेटर से और नीडल वाल्व को क्रॉस करती है, उस टाइम पे एक जो गैसियस पोर्शन है वो सडन एक्सपेंशन होता है उसका, और उस सडन एक्सपेंशन की वजह से जो टेम्परेचर है वो सडन ड्रॉप होता है। टेम्परेचर इज ड्रॉप होता है। ड्रॉप करके कितने तक जाता है, -12 डिग्री सेल्सियस तक वो ठंडा हो जाता है।
ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही वो नीडल वैल्व से क्रॉस करता है उस टाइम पे जो हमारा जो गैसियस पार्ट है वो सडनली -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ड्रॉप कर जाता है, और जो लिक्विड पोर्शन है वो भी जैसे ही इस गैसियस जो भी -12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वो चीज जब लिक्विड से कांटेक्ट में आती है उस टाइम में लिक्विड भी उसी टेम्परेचर से कूल डाउन होके उसी सेम टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। और फिर ये जो रेफ्रिजरेंट का जो भी ज्यादा जो भी पार्ट है जो लिक्विड स्टेट में, और जो कुछ पार्ट जो है हमारा गैस है, मतलब क्या हुआ था यहाँ पे बेसिकली कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जैसे ही वो कंडेंसर में गया, हमारा कंप्रेस्ड अमोनिया गैस जैसे ही कंप्रेसर में गया जो कि ऑयल फ्री था, उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है मान लीजिए आप 70% पकड़ लीजिए कि वो लिक्विफाइड हो चुका है और 30% अभी भी गैस है। थोड़ा पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट लिक्विड स्टेट है एंड सम ऑफ द पार्ट इज गैसीय स्टेट। पर उन दोनों का जो टेम्परेचर है वो -12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जब ये जाता है इवेपोरेटर वाले पार्ट पे। ये हो गया हमारा काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं इतना जो पार्ट मैंने अभी बताया वो था रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन सिस्टम। तो इसको हम एक काइंड ऑफ वापस समझने की कोशिश करते हैं। तो हो क्या रहा है कि कंप्रेसर में पहले अमोनिया गैस कंप्रेस हो रखा है, जिसके वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, उसका प्रेशर भी बढ़ चुका है। फिर ये यहाँ से ऑयल सेपरेटर में जाता है। ऑयल सेपरेटर में क्या होता है, ऑयल सेपरेटर में अगर कुछ ऑयल कंटेंट या फिर ऑयल पार्ट हमारे कंप्रेसर से साथ में चले गया है तो वो ऑयल सेपरेटर में अलग हो जाएगा। फिर वो ऑयल सेपरेटर से अलग होकर जो ऑयल फ्री गैस है वो हमारा जाता है कंडेंसर में। और कंडेंसर में जहाँ की मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कंप्रेसर में उसका टेम्परेचर हाई हो गया था, उस टाइम पे कंडेंसर में जाके जो वहां पे बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, उस कंडेंसर के अंदर पानी सर्कुलेट हो रहा है, उसके वजह से जो टेम्परेचर है हमारे गैस का वो ड्रॉप करके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के सेम में आ जाता है। फिर ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का जो भी गैस है, और ये इधर क्या होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो गैस है वो लिक्विफाइड हो जाता है क्योंकि कंडेंसर का पर्पज ही वही। तो उस टाइम पे जब ये चीज आगे जो लिक्विफाइड और गैस जो भी थोड़ा सा पार्ट है वो फ्लोट रेगुलेटर से होके हमारे नीडल वाल्व में जाती है, उस टाइम पे गैस जो गैस पार्ट है उसका एक सडन एक्सपेंशन होता है जिसके वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो -12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यही गैस जो -12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वही गैस जब हमारे लिक्विफाइड जो भी गैस है, लिक्विफाइड जो हो चुका है जितना पार्ट, उससे कांटेक्ट में आता है तो वो भी -12 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है और वहां से वो आता है हमारे इवेपोरेटर पार्ट में। ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेंट सिस्टम। अभी हम ब्राइन पंप या फिर ब्राइन सर्कुलेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड इज ब्राइन सर्कुलेशन सिस्टम। तो ब्राइन पंप बेसिकली क्या करता है, ये जो यहाँ पे ब्राइन पंप है ये बेसिकली क्या करता है, ये एक ब्राइन सर्कुलेट करता है। ब्राइन हमारा क्या होता है, एक ब्राइन बोल सकते हैं एक वीक सॉल्यूशन है हमारा कैल्शियम क्लोराइड का। आई विल जस्ट राइट डाउन दैट brine circulate a weak solution of calcium chloride। ठीक है, तो ये जो ब्राइन पंप है वो एक वीक सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को रन करता है थ्रू द नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्स। मतलब ये जो ट्यूब्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्राइन पंप से एक वीक सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को वहां पे इस ट्यूब्स में रन करता है। और इससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो जो है वो फोर्स डाउन होके इस फैंस के अंदर घुसना स्टार्ट होता है। और इसमें जो चिल्ड रेफ्रिजरेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने पिछले रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन सिस्टम में समझाया था कि यहाँ पे ठंडा -12 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड और गैस दोनों मिक्सअप होके यहाँ पे आया है, वो पार्ट क्या है, वो जाती है हमारी इवेपोरेटर के थ्रू। और इवेपोरेशन में क्या होता है, जो हीट है, जो गर्मी है ब्राइन की, और जो कोल्ड ब्राइन है वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को वापस कूल डाउन करके एक नॉर्मल टेम्परेचर तक लेके आते हैं। एंड देन द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट बाय द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्राइन। मतलब जो हीट है यहाँ से, जो ब्राइन से जो हीट प्रोड्यूस आ रहा है उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको कन्वर्ट करके उससे हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है ब्राइन से, एंड इट इज सक्ड इनटू द कंप्रेसर सिलेंडर। मतलब वापस यहाँ पे ये सर्कुलेटर में जाता है और वापस ये चीज रीसर्कुलेट होती है और वापस ये चीज काम होता है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, जो कंडेंसर है, इसमें क्या होता है कि गुड रेफ्रि अभी हमारा क्या हो गया कि हम बेसिकली बोल सकते हैं कि जैसा कि आप बोल रहे हैं अभी हमारा सेकंड स्टेप हो चुका है क्या कि ब्राइन सर्कुलेशन सिस्टम हम समझ चुके हैं। ब्राइन सर्कुलेशन सिस्टम में क्या हो रहा है कि एक वीक सोल्यूशन ऑफ ब्राइन को हम इधर ट्यूब से पास आउट कर रहे हैं, और इसके वजह से क्या हो रहा है कि जब भी ये
जो चिल्ड रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर के अंदर से पास हो रहा है, उस टाइम पे जो हीट है, जो सडन हीट, जो ये ब्राइन पंप से जो हमारा ब्राइन सोल्यूशन जो हीट है वो क्या कर रहे हैं कि वो एक मैं कैसे बोलूँ कि एक द इवेपोरेटर, जो इवेपोरेटर है, इट ऑब्जर्व्स द हीट फ्रॉम दी रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट है उसकी जो गर्मी है उसको वो कम करता है, एंड जो इसके वजह से जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो हमारा नॉर्मल पे आ जाता है। ऑन इट्स वे द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज देन कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट और बाय द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्राइन, एंड फिर इसके बाद ये वापस कंप्रेशन में चला जाता है, वापस सर्कुलेशन में। अभी क्या है कि जो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट है उसका क्या होता है, उसका एक अच्छा क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन होना चाहिए, एंड इट शुड इवेपोरेट एंड कंडेंस एज नियर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पॉसिबल। ये एक चीज को हमको ध्यान देना है। तो जो कंडेंसर है, वो जो कंडेंसर है उसमें एक चीज कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जैसे कि आप इस वाले पार्ट में देख, यहाँ पे ट्यूब्स हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें विच द गैसेस रेफ्रिजरेंट अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन, जो कि यहाँ से इस पार्ट के अंदर जा रहा है, इसमें क्या है, इट पासिस एंड इंटरनल और सरफेस ऑफ द ट्यूब इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्कुलेटर वाटर, मतलब यहाँ से जो ये वाटर में पास आउट हो रहा है उसमें एक सर्कुलेटिंग वाटर है, उसको हम बोलते हैं कूलेंट, उसी को हम बोलते हैं कूलेंट। ये है हमारा कूलेंट सर्कुलेशन सिस्टम, थर्ड चीज। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, इससे ये एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक पहुंच जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, द वाटर जो है, जो पानी है, वो अब्सॉर्ब कर रहा है हीट को रेफ्रिजरेंट से, एंड द रिजल्टेंट हॉट वाटर, जो यहाँ से गर्म वाला पानी है, दैट इज पम्प टू फॉर्म स्प्रेस, यहाँ पे आके जो गर्म पानी है यहाँ से वो आके यहाँ पे स्प्रेस में पहुंच रहा है। तो इधर क्या हो रहा है, इधर स्प्रेस में क्या हो रहा है, जो हीट है उसकी, वो हीट जो है वो डिसिपेट हो रही है टू दी एटमॉस्फेयर, मतलब वो हीट निकल रहा है, वो स्प्रे वो गर्मी निकाल रहा है वहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, जो गर्म हवा है वो चीज आके वो ठंडी हवा में जाके ये कर रही है, मिक्सअप हो रही है। तो सॉरी, ठंडी हवा पे नहीं, जो गर्म हवा है वो चीज जाके वहां से निकल रही है, और गर्म हवा वहां पे नहीं रह रही, वो एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ से गर्म हवा जो भी यहाँ से पहुंच रही है, यहाँ पे लिक्विफाइड हो रही है, फिर यहाँ से ये जो गर्म हवा है ये इधर जा रही है हमारे स्प्रेस में, और इधर क्या हो रहा है, बेसिकली जो हीट है उस गर्म वाटर में, जो लिक्विफाइड हो गया उसमें गर्म वाटर जो है वो यहाँ पे जाके जो हीट है वो हीट डेसिपेट हो रहा है, और यहाँ पे ये जो पानी है वो ठंडा हो रहा है, और फिर वही पानी इधर जाके वो चीज क्या कर रही है, उसको नॉर्मल जो वहाँ पे गर्म रेफ्रिजरेंट है उसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में लेके आती है। तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ रेफ्रिजरेंट सिस्टम, ब्राइन सर्कुलेशन सिस्टम और कूलेंट सर्कुलेशन सिस्टम का इसका बेसिकली ये मतलब है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ इट। हमने तीन चीजों को यहाँ पे कवर किया। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमने पहले अपना ब्राइन सिस्टम, रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन सिस्टम, हमारा ब्राइन सर्कुलेशन सिस्टम और कूलेंट सर्कुलेशन सिस्टम के बाद हमने पूरा उसका एयर कंडीशन सिस्टम में क्या क्या काम होता है उस चीज को समझा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।